अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि वो सवालात जो आपसे पास में पूछे गए। सुनो क्वेश्चन नंबर 1। टू इंक्रीज चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, decrease the capacitance of a capacitor, increase the capacitance of a capacitor, increase the potential difference between the plates, decrease the potential difference between the plates। अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अगर हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल की बात करें तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा आसान है। और वो ये है कि हमारे पास दो कंडक्टर्स होते हैं। दो कंडक्टर्स को जो है वो हम एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन में दोनों कंडक्टर्स पे या दोनों प्लेट्स के ऊपर हमारे पास जो है वो चार्ज स्टोर हो जाएगा। और ये जो चार्ज हमारे पास स्टोर होगा दोनों प्लेट्स पे या दोनों कंडक्टर्स पे, ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ओके। और हमारे पास जो कैपेसिटर की चार्जिंग का जो प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि हमारे पास जो चार्ज होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि जितना ज्यादा आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास जो चार्ज स्टोर होगा दोनों प्लेट्स के ऊपर, वो उतना ही ज्यादा होता रहेगा। वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट इन पोलैरिटी का होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, वो हमारे पास बनता है इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ इंक्रीज इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज। हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की, उसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो आर ई प्लस एच है ना, ये हमारे पास डिस्टेंस ही है। ये आर ई प्लस एच जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है। और ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है। आर ई प्लस एच हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आप लोगों ने ग्रेविटेशन के अंदर एक एक्सप्रेशन पढ़ी होगी, और वो एक्सप्रेशन हमारे पास आती है जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने जो है ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ी होगी। हमारे पास जो ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये भी हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस हमारे पास जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है। ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो अर्थ के सेंटर से। ओके। सो हमारे पास जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की, उसका जो फॉर्मूला है वो है v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। अब हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है, सैटेलाइट की स्पीड है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो, तो हमारे पास जो रिलेशन है सैटेलाइट की स्पीड का और डिस्टेंस का, वो हमारे पास जो रिलेशन है वो है इनवर्स और ऊपर से स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके। तो अगर हम लोग जो है वो जो सैटेलाइट है उसकी जो स्पीड है, अगर वो हमारे पास इंक्रीज होगी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डिक्रीज होगा। ठीक है। एंड वाइस वर्सा आर आल्सो पॉसिबल। सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट्स गोइंग अराउंड द अर्थ इंक्रीज इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज। तो अर्थ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, अर्थ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली अप at a rate of 19.6 meter per second. When it is at a height of 156.8 meter from the ground, how long does the stone take to reach the ground? अब ये जो सवाल है ये हमारा काइनेमेटिक्स से। इस सवाल को सॉल्व करने में हमारे पास दो अप्रोचेस है। एक हमारे पास जो अप्रोच है वो हमारे पास स्केलर होगी, स्केलर अप्रोच। और एक हमारे पास जो अप्रोच है वो हमारे पास स्केलर होगी, वेक्टर अप्रोच। ये दो तरह की हमारे पास जो है वो अप्रोच है। अब अगर हम इस सवाल को स्केलर अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा। हम लोग जो है वो दो दो हाइट निकालेंगे। ओके। फिर हम लोग जो है, सॉरी, हम लोग दो दो जगह पे टाइम निकालेंगे, T1 और T2। और इस T1 और T2 टाइम को हम लोग ऐड करेंगे, फिर हमारे पास टोटल टाइम आएगा। और जो हमारे पास टोटल टाइम आएगा वो बेसिकली टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कितना हमारे पास जो है स्टोन को टाइम लगा है ऊपर से जमीन तक आने में। जबकि वेक्टर अप्रोच में हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन लगाएंगे और एक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वाड्रिक, वो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पे हमारे पास टी के दो आंसर आएंगे। एक टी का आंसर हमारे पास पॉजिटिव होगा और एक टी का आंसर हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा हम उसको कंसिडर कर लेंगे। यूजुअली एप्टीट्यूड्स के अंदर हम लोग जो है वो वेक्टर अप्रोच को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप जो है वो फेडरल बोर्ड के हो तो आपको वहां पे वेक्टर अप्रोच दिखाई
दी जा रही होगी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो है वो बेसिकली यूजुअली तमाम बोर्ड की बुक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास स्केलर अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और यूजुअली सिंध बोर्ड की जो पुरानी बुक थी उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो स्केलर अप्रोच से सॉल्व करे। ओके, सो हम लोग एप्टीट्यूड के अंदर इस क्वेश्चन को वेक्टर अप्रोच से सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेक्टर अप्रोच से सॉल्व करने का बेसिकली हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब नाम से जाहिर है कि हम लोग जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो इसके वेक्टर अप्रोच में करते हैं। अब वेक्टर के पास दो चीजें हैं, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज डायरेक्शन। अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास सारे के सारे जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो हमें गिवन किए हुए हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन किया हुआ है। हमारे पास जो हाइट है उसका मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन किया हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी जो डायरेक्शन है वो पता लगानी है। अब फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत बड़ा जो है वो मेजर रोल है। सबसे मेजर रोल हमारे पास ये होता है कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो राइट हैंड साइड पे तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो नेगेटिव कंसीडर होगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास स्ट्रेट जा रही है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास अगर जो है वो बैक आ रही है, ठीक है, तो वो नेगेटिव कंसीडर होगी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी से मुराद जो है मैं एक ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास खुद एक वेक्टर हो। अब कोई भी बॉडी हमारे पास वर्टिकली अप जा रही है तो पॉजिटिव है, और कोई भी बॉडी हमारे पास वर्टिकली डाउन डाउन आ रही है तो वो हमारे पास कैसी है, वो हमारे पास नेगेटिव है। अब हमारे पास सिनेरियो ये कि हमारे पास जो हाइट होगी ना, ये हाइट ये हमारे पास हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारे पास जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे आएगा। जब स्टोन ऊपर से नीचे आएगा तो स्टोन उतनी ही हाइट जो है वो कवर करेगा जितनी हाइट उसको नीचे से ऊपर ले जाने में लगी थी। अब जब स्टोन जो है जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो बेसिकली हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे पास जो है वो नेगेटिव कंसिडर होती है। तो ये मेरे पास आ गया 156.8। मैं इसको राउंड ऑफ करके माइनस का 156 लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू वी। अभी जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ये मेरे पास वर्टिकली अप है। अब कोई भी हमारे पास जो गिवन वेक्टर होगा अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर होगा। अब ये 19.6 है, मैं इसको राउंड ऑफ करके 20 लिख रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 20। ठीक, अब मेरे पास है जी, ये जी मेरे पास एक वेक्टर है। ओके, अभी जो जी है इसे हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं और फोर्स और ग्रेविटेशन भी कह रहे होते हैं। ये जो बेसिकली हमारे पास जी होता है, अब इसकी डायरेक्शन हमारे पास जो होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। अब ये जी खुद एक बाज़ाहिर वेक्टर है। अब कोई भी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज माइनस साइन। ये माइनस साइन हमारे पास जी की वजह से आया। अब जी की वैल्यू मेरे पास होती है 10, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 t²। सो 2 1 2 होता है और 2 5 से मेरे पास होता है 10, तो ये मेरे पास बन गया माइनस का 156 इक्वल्स टू 20t माइनस का 5t²। अभी जो मेरे पास माइनस का 5t² और प्लस का 20t है उसको मैं वहां ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5t² माइनस का 20t माइनस का 156 इक्वल्स टू 0। अभी मेरे पास जो है वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास के दो आंसर आएंगे। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है। अब मेरे पास जो टी स्क्वायर के बराबर में जो ये नंबर लिखा हुआ है ये मेरे पास ए होगा, टी के बराबर में मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है ये मेरा बी होगा, और 156 जो मेरे पास कांस्टेंट है ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सी होगा। ठीक है, तो मेरे पास एक जो माइनस साइन है वो फॉर्मूले का माइनस साइन है। अब मेरे पास जो टी है उसके बराबर में मेरे पास 20 है और 20 का साइन मेरे पास नेगेटिव है, तो मेरे पास जो -20 यहाँ पे इजाफी आ गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4। ए की वैल्यू मेरे पास +5 तो यहाँ पे आ गया मेरे पास प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 156 है, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 156 अपॉन 2। और ए की वैल्यू मेरे पास 5 है प्लस का, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 5। अभी जो माइनस है वो इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 प्लस माइनस अंडर रूट। अभी जो मेरे पास 20 है, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। अब याद रहे कि हमारे पास जो स्क्वायर है ये नेगेटिव साइन के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो जब स्क्वायर नेगेटिव साइन के ऊपर अप्लाई होता है तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है, तो ये हो जाएगा 400। और ये मेरे पास इधर माइनस है और मेरे पास इधर माइनस है, तो माइनस माइनस मेरे पास क्या होंगे, प्लस होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। अब 4 5 से कितना होता है, 4 5 से मेरे पास होता है 20। अब 20 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 156 से, तो मेरे पास जो है वो 156 ऊपर है और 20 आ गया मेरे पास नीचे। सो 0 6 0, 0 5 0 और 0 1 0 आ गया, यहाँ पे लगेगा क्रॉस, और 6 2 12 होता है तो 2 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी, 5 2 10 और 10 + 1 11,
तो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। नाउ 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे 3। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, तो ये हो गया 0, 2 प्लस 0 2 और 1 प्लस 0 1 और यहाँ पे आ गया 3। तो ये हो गया 3 1 2 0। और नीचे वाला जब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे, जब नीचे मेरे पास जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे, तो 5 2 जा होता है 10। तो नीचे आ गया हमारे पास यहाँ पे 10। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। अब 3120 को हमने जो 400 है उससे हमने करना है इसको प्लस, तो ये हो गया 20 प्लस माइनस का अंडर रूट। जब 400 मेरे पास 3120 से प्लस होंगे, तो जब इनको हम लोग प्लस करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 400 एंड देन प्लस। तो 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 मेरे पास 2, 4 प्लस 1 5 और 3 यहाँ पे। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3520, और नीचे मेरे पास है अपॉन 5 टू ज़ा 10। अब 3520 का मुझे जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट लेने का सबसे आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि 3520 के आप जो है वो करीब तरीन नंबर सोचो। एक ऐसा करीब तरीन नंबर सोचो जिसका जो है वो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो निकल सकता है। तो अगर मैं 3520 को करीब तरीन अगर मैं नंबर सोचूं तो वो मेरे पास बनेगा दैट इज 3600। तो 3600 का मेरे पास जो स्क्वायर रूट है वो बात सारी निकल जाएगा, और 3600 का मेरे पास जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर मेरे पास आएगा 60। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये हो गया 2 प्लस माइनस का 60 अपॉन 10। ओके, क्योंकि हम लोग जो है वो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ एजम्पशन भी ले लोगे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। और जो गिवन ऑप्शन हमें गिवन होंगे वो कुछ इस तरीके से गिवन होंगे कि आप जो है वो बासानी खुद डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि विच वन इज करेक्ट और विच वन इज रॉन्ग। तो ये 20 प्लस मैंने का 60 अपॉन 10 है, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो एक वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस में 20 प्लस का 60 अपॉन 10, और एक वैल्यू मेरे पास आएगी नेगेटिव में, तो 20 माइनस का 60 अपॉन 10। तो ना 20 प्लस 60 मेरे पास होता है 80, तो यहाँ पे आ गया 80 डिवाइडेड बाई 10, और 20 माइनस 60 यहाँ पे बनेगा माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 10। सो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है 8, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस का 4। हमेशा हम लोग जो पॉजिटिव वाला आंसर है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास जो टाइम लगेगा किसी भी स्टोन को मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में, वो कितना टाइम लगेगा, वो मेरे पास टाइम लगेगा 8 सेकंड का। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ये बेसिकली हम लोगों ने एक वेक्टर अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को स्केलर अप्रोच से सॉल्व करते तो हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो लंबा मैटर पड़ता। तो अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, ओके, तो आप जो है वो 110% आप ये वेक्टर अप्रोच से ही इसी तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में तौर पर सॉल्व करोगे। सो रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद टाइम, हमारे पास जो रेट ऑफ डिके की जो एक जनरल एक्सप्रेशन है जो कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में मिलती है, वो हमें हमारे पास होती है n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा टी। ओके, हमारे पास जो ये एन नॉट है, ओके, ये हमारे पास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। हमारे पास जो ये एन है ये हमारे पास कहला रहे होते हैं नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो ई है ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लैम्डा जो है ये बेसिकली हमारे पास होता है डीके कांस्टेंट, कि पर आवर में हमारे पास या पर सेकंड में या फिर जो उसकी हाफ लाइफ है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से डीके जो है वो हमारे पास काम कर रहा होता है, डीके कांस्टेंट। इसका इससे बेसिकली हमारे पास एग्जांपल ये होती है कि हर साइकिल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, जो नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं वो सेम रेशियो के साथ हो रहे हैं। ओके, डीके कांस्टेंट से मुराद हमारे पास ये होती है। और टी हमारे पास जो होता है सिंपली वो हमारे पास टाइम होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ आपको नजर आएगा ना, वो यहाँ पे बेसिकली आपको एक अदद एक्सपोनेंशियली ग्राफ नजर आएगा कि शुरू के अंदर हमारे पास रैपिड होगा, फिर हमारे पास होते 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 कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, उसका भी ग्राफ हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियली होता है। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एलिमेंट विद टाइम इज, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, a ring, a disk and a sphere having same mass and radius whose moment of inertia will be maximum। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो होते हैं ना वो हर गिवन शेप के कांस्टेंट होते हैं, और उन सब की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमने पहले से ही निकाल के रखी हुई होती है। ओके, तो आप किसी भी बोर्ड की बुक में जाइएगा और हमारे पास टॉर्क वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास, या फिर रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है वो एक अदद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी जितने भी फॉर्मूलाज होंगे अलग अलग ज्योमेट्री से, वो हमें बासानी गिवन होंगे। तो अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होगा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर।
अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होगा आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। और अगर हम लोग जो है वो स्पेयर की बात करें तो स्पेयर में हमारे पास जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। और हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं हॉलो स्पेयर। एक तो ये स्पेयर है, एक हमारे पास होता है हॉलो स्पेयर। हॉलो स्पेयर का हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई इक्वल्स टू 2/3 mr स्क्वायर। तो हमारे पास ये सारे के सारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये गिवन है, ये हमारे पास जो है वो रिंग का गिवन है, ये हमारे पास जो है वो डिस्क का गिवन है, ये हमारे पास जो है वो सॉलिड स्फीयर का गिवन है, ये हमारे पास जो है वो एक हॉलो स्फीयर का गिवन है। तो सारे के सारे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि है वो प्रोवाइडेड है। अब इन सब में से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो हमारे पास रिंग की है। तो हमारे पास किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? वो हमारे पास बेसिकली रिंग का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डबल देन द फोटो एमिशन विल बी। देखो हमारे पास जो है वो रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन बेसिकली हमारे पास जो है वो एनर्जी कैरियर्स हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं और वो हमारे पास पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और पार्टिकल्स में भी हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो रेडिएशन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रेडिएशन बेसिकली हमारे पास एनर्जी कैरियर्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं और ये हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद है आपके पास इलेक्ट्रॉन, आपके पास जो है वो पॉजिट्रॉन, आपके पास जो है वो प्रोटॉन। तो जब आप जो है वो इनको एक्सीलरेट कराएं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब ये मूव हो तो ये बेसिकली आपके पास रेडिएशन कहलाते हैं। अब इंटेंसिटी बेसिकली हमारे पास ये होती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है आपके पास, ठीक है। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ में आपके पास जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, अगर आप उन तमाम फोटॉन्स को ऐड कर लोगे तो वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। सो एट ऑल those photons present in the particular wavelength, तो वो हमारे पास जो कहलाएंगे वो हमारे पास कहलाएंगे दैट इज उनकी इंटेंसिटी। ओके, अब हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके हम लोग रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इंटेंसिटी का और करंट का रिजल्ट आता है। दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का और हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी का आता है। तीसरा हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फ्रीक्वेंसी का। और यूजुअली हमारे पास तीन ग्राफ बन रहे होते हैं। अब हमारे पास जो इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास आती है एक्स एक्सिस में, और जो हमारे पास करंट है और जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास आता है वाई एक्सिस के अंदर। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जैसे जैसे हम लोग जो है वो इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हमारे पास फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स या हमारे पास जो करंट है, ठीक है, वो भी हमारे पास इंक्रीज होता रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास करंट की। ये हमारे पास ये ग्राफ शो करता है। एक वो ग्राफ हमारे पास बनता है जिससे हम लोग कह रहे होते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का और इंटेंसिटी का। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हमें ये वाली चीज बता रहा होता है कि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, आप कोई से भी इंटेंसिटी वाला बल्ब ले लो, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमारे पास सेम आ रहा होता है। एक और हमारे पास ग्राफ होता है वो बेसिकली हमारे पास बन रहा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आएगी एक्स एक्सिस में, और हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे पास आता है वाई एक्सिस के अंदर। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमारे पास जो बेसिकली ग्राफ है वो ये बता रहा होता है कि आपके पास कोई भी जो गिवन रेडिएशन है उसकी जितनी ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसको रोकने के लिए हमारे पास उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। ओके, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। जितनी ज्यादा हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी गिवन रेडिएशन की, उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हमारे पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें चाहिए होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास वो ग्राफ होते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। सो इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डबल देन फोटो एमिशन विल बी। अगर आप इंटेंसिटी को डबल कर रहे हो तो फोटो एमिशन, फोटो करंट या फिर हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट उतनी ही तेजी से होंगे। तो अगर इंटेंसिटी डबल तो हमारे पास जो फोटो एमिशन होगी वो भी कितनी होगी, डबल होगी। Now question number 7. A 2 milliampere ammeter has an internal resistance of 100 ohm and it is converted into voltmeter of 20 volt. What will the value of resistance? अब हमारे पास जो वोल्टमीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है आर एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस का आर जी। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो हमारे पास जो करंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। हमारे पास जो
रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन की हुई है, दैट इज 100 ओम। और हमारे पास जो वोल्ट मीटर की जो रेंज है उसकी भी वैल्यू हमें गिवन की हुई है, दैट इज 20 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो मल्टीप्लायर की रेजिस्टेंस चाहिए। सर व्हाट इज मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर बेसिकली हमारे पास होता है कि जो एक गैल्वानोमीटर है, ओके, अब इस गैल्वानोमीटर के साथ हमारे पास सीरीज के अंदर, इस गैल्वानोमीटर के साथ हमारे पास सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है ना, इससे हम लोग कह रहे होते हैं मल्टीप्लायर। ओके, अब हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू मेरे पास 20 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 डिवाइडेड बाय 2 मिली एम्पियर, ओके, जो कि करंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3, क्योंकि 1 मिली 10 की पावर माइनस का 3 के बराबर, तो आर यहाँ पे लिख दिया हमने 100। सो 2 वन जा 2 एंड 2 टेन जा 20, और हमारे पास जो है 10 ऊपर है और 10 की पावर माइनस का 3 हमारे पास नीचे है, और माइनस का यहाँ पे हो रहा है 100। अब 10 की पावर माइनस का 3 हमारे पास नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 माइनस का आपके पास आ गया 1000। तो बेसिस सेम पावर एड्स, तो ये हो गया 10 की पावर 4 माइनस का 100। अब 10 की पावर 4 का मतलब हमारे पास जो है वो सिंपल एक है, और वो ये है कि हमने जो है इस 10 के आगे, इस 10 के आगे हमने जो है वो 3 जीरो और लगाने, क्योंकि एक जीरो तो पहले ही लगा हुआ है। ओके, सो आपके पास एक जीरो और लगा हुआ है, और इस जीरो के आगे 3 जीरो और लगाने, तो 1 2 3 4, और अगर आप इस जीरो को काउंट करोगे, 1 2 3 4, तो आपके पास जो है वही 10 की पावर 4 इनका ऑर्डर आपके पास बन रहा होगा। और आपने करना है इसको माइनस के 100 से, यहाँ पे इसको माइनस। सो अब आपके पास जो है वो 1000 आ गया ऊपर, सॉरी 1000 नहीं, दिस इज 10,000। तो 1 2 3 4 आ गया, और 100 को इसमें से माइनस करना है, तो 1 2, और यहाँ पे आपके पास आके इसको माइनस करना है, तो जीरो जीरो हो जाएंगे, फिर आपके पास ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जो है आपके पास जीरो है, नीचे आपके पास वन है, ऊपर आपके पास हमेशा जो है बड़ा नंबर होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो ये जो वन है, ठीक है, ये उसको बराबर में कैरी देगा, तो ये खुद बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 10, ठीक है। अब ये जो 10 है ये अपने बराबर कैरी देगा, ठीक है, तो ये खुद 10 आपके पास बन जाएगा 9, और बराबर वाला इसका बन जाएगा 10, ठीक है। नाउ 10 माइनस 1 हमारे पास होता है यहाँ पे 9, और 1, और नीचे आपके पास जो है, सॉरी ये बन गया था आपके पास 9, ठीक है, तो 9 और नीचे आपके पास जो है वो सिंपल आपके पास क्या है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 9, और नीचे आपके पास कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे आपके पास, अब मान लो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे क्रॉस था। ओके, सो नाउ इसका जो आंसर है वो हमारे पास है 9900 ओम। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसे हम लोग कह रहे होते हैं यंग्स मॉडुलस। देखो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन में ना हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि व्हाट इज मेंट बाय टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, मटेरियल हमारे पास स्टील हो सकता है, यूजुअली हम लोग जो डील करते हैं वो स्टील से कर रहे होते हैं यूजुअली, ओके, वो मटेरियल हमारे पास स्टील हो सकता है, मिसाल के तौर पर स्टील है, ठीक है। अब अगर वो हमारे पास स्टील है, और स्टील के ऊपर हम लोग जो है वो एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें, टेंसाइल फोर्स से मुराद है कि हमारे पास वो फोर्स जो उस मटेरियल को इलोंगेट कर ले, वो फोर्स जो उस मटेरियल को इलोंगेट कर ले, तो ऐसी फोर्स को हम लोग कह रहे होते हैं कि वो हमारे पास कैसी फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। इस टेंसाइल फोर्स की वजह से हमारे पास जो स्ट्रेन जनरेट होगा, स्ट्रेन का मतलब है कि हमारे पास डिफॉर्मेशन का प्रोड्यूस होना, स्ट्रेन का मतलब है कि डिफॉर्मेशन का प्रोड्यूस होना। वो डिफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो लेंथ की टर्म में भी आ सकती है, वो डिफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो चेंज इन शेप में भी हमारे पास यूजुअली आ सकती है। सो हमारे पास क्या हो गई, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास जो मटेरियल के इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया, वो जो अगर जनरेट होगा तो उससे हम लोग कहेंगे दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। अब हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास स्टील की, अगर हम बात करें आपके पास स्टील की, तो हमारे पास जो स्टील है जिससे हम लोग कह रहे होते हैं सरिया, अगर आपने घर वगैरह देखा, बनते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने जो है ना स्टील बार्स लास्ट में तौर पे देखे होंगे। वो जो स्टील बार्स होते हैं ना उनको हम लोग जो है वो रूफ के ऊपर बिछाते हैं, और स्टील बार्स के अंदर हमारे पास इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, वो अच्छा होता है। इनका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमारे पास अच्छा होता है। और आपने जब ये देखा होगा कि घर वगैरह हमारा जब टूटता है, घर जब हमारा टूटता है और जब नया घर बनता है, या फिर जब आपने जो है वो स्टील बार देखे होंगे जब वो घर से निकलते हैं, तो वो ऐसे ना टेढ़े मेढ़े होके और लंबूदरे से निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जो हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, उनका स्टील बार का वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ज्यादा है। अच्छा, ये कंप्रेसिव हमारे पास नहीं होते, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे ना तो ये बार सारी टूट जाएंगे। अगर हम बात करें आपके पास कास्ट आयरन की,
अगर हम बात करें आपके पास कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन को आपने देखा होगा, आपके पास जो ये रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स की हमारे पास जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, जिन्हें हम लोग कह रहे होते हैं रेलवे ट्रैक, ओके, जहाँ पे सिक्का रख देते हैं या फिर जाके पत्थर रख देते हैं बच्चे वगैरह, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो बेसिकली हमारे पास जो है वो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। वो जो हमारे पास कास्ट आयरन होता है ना, वो उसकी हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। उसकी हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, और जब भी आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर वो जो कास्ट आयरन है, अगर आप उसको खींचोगे ना तो वो बासां ही टूट जाएगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करोगे तो वो कभी भी नहीं आपसे पास से जो है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हर मटेरियल की आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो मटेरियल है वो लॉन्गेट हो रहा है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई मटेरियल है और ये हमारे पास जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में elongate हो रहा है। अच्छा, यूजुअली हमारे पास जब एलोंगेशन होती है ना, तो यहाँ पे पोजॉन रेशियो भी आता है, लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास जो कोई भी मटेरियल जो है जब वो एलोंगेट हो रहा है, ठीक है, तो वो वन डायमेंशन के अंदर होता है। और हमारे पास जो यंग मॉडुलस होता है वो हमारे पास वन डायमेंशन के ऊपर ही वैलिड होता है। दैट्स व्हाई इसका ये हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन डायोड्स द ग्राफ बिटवीन। अब हमारे पास जो डायोड्स होते हैं ना, इसकी हमारे पास जो है जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो दो हैं। एक तो हमारे पास होता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और एक हमारे पास होता है रिवर्स बायस। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना इनका, वोल्टेज को हम लोग रखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, करंट को हम लोग रखते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। अब जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है, अच्छा करंट हमारे पास ना यहाँ पे मिली एम्पेयर का होगा और ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, समथिंग लाइक दैट हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता है। और जिस वोल्टेज के ऊपर हमारे पास करंट चलना शुरू होती है, उस वोल्टेज को हम लोग कह रहे होते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, और हमारे पास सिलिकॉन के लिए, हमारे पास सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना होता है। जर्मेनियम के लिए हमारे पास जो है वो 0.3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अच्छा, ये था हमारे पास फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। हमारे पास एक होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का ग्राफ ना कुछ हमारे पास इस तरीके से बनता है। ये वोल्टेज है और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे करंट है। यूजुअली यहाँ पे जो हमारे पास करंट चलती है वो माइक्रो एम्पेयर से लेके नैनो एम्पेयर की हमारे पास जो है यहाँ पे करंट चल रही होती है। और वोल्टेज हमारे पास जो है वो वोल्ट के अंदर यहाँ पे मेजर होता है। अच्छा, इसका हमारे पास जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, इस तरह के एरिया को हम लोग कह रहे होते हैं लीकेज करंट। और हमारे पास जो ये जो वैल्यू है जिसके ऊपर ग्राफ जो है हमारे पास उसके अंदर एक अदर एक्सीलरेशन आ गया, आप कह सकते हो, या डिक्लाइन जल्दी आ गया, उससे हम लोग कह रहे होते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, सो इन द ग्राफ बिटवीन हमारे पास वोल्टेज और करंट का हमारे पास ग्राफ बन रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, चौक इज यूज टू लिमिट द। बेसिकली हमारे पास जो चौक होता है ना, इसकी जो इंडक्टेंस होती है हमारे पास वो बहुत ज्यादा होती है। जो हमारे पास चोक होता है इसकी हमारे पास जो इंडक्टेंस होती है वो हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। और जिसकी वजह से इसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास कम होती है। हमारे पास जब ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो ये उसको बहुत आसानी क्या करता है, लिमिट करता है। ठीक है, और जब हमारे पास एसी करंट को ये हमेशा लिमिट करता है, याद रखिएगा। हमारे पास जब डीसी करंट आता है तो ये उसके ऊपर कोई भी जो फर्क है वो नहीं डालता। और डीसी करंट के ऊपर हमारे पास जो चौक है, ठीक है, वो कोई भी फर्क नहीं डालता। डीसी करंट के ऊपर ऐसे ही जाने देता है और एसी करंट के ऊपर ये जो है वो रेजिस्टेंस थोड़ी सी और लिमिट जो है उसके ऊपर अप्लाई करता है। तो चौक जो है बेसिकली उसका काम क्या होता है, करंट को लिमिट करना। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि हमारे पास यूटी के पेपर में आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।